in this video, we will discuss a very important point related to income under the head salaries, that is provident fund. Now, first of all, what is a provident fund? अब जो government है, it focused on encouraging the saving amongst the individuals, so that उनमें savings की encouragement हो, लोग money को save करें, and they should have a social security also in the future years. So, उन्होंने savings को इनकरेज करने के लिए प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया. तो गवर्नमेंट बहुत टाइप के प्रोविडेंट फंड्स जो है वो चला रही है. सो इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है जिसकी वो सैलरी है, जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपनी सैलरी का एक फिक्स्ड परसेंटेज जो है उसकी सैलरी में से डिडक्ट होगा और एक उसका पीएफ अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा जिसमें उसकी फिक्स्ड सैलरी का ये अमाउंट जाता रहेगा. फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन की सैलरी है 40,000 और उसका प्रोविडेंट फंड है 10% का रेट, तो मतलब 4,000 रुपीज़ हर मंथ उसका पीएफ में जा रहा होगा. सो इन सम केसेस क्या होता है कि ये तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर भी कहता है कि मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा. सो इफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स तो एम्प्लॉय को एक मोटिवेशन मिलता है कि मेरा 4,000 तो मैंने सेव किया, 4,000 एक्स्ट्रा मुझे मिल गया, सो टोटल 8,000 मेरे पीएफ में हर मंथ जा रहा है. सो इट्स अ गुड अमाउंट. प्लस इसके ऊपर जो है एक इंटरेस्ट भी चार्ज होता रहता है जो कि उसको रिटायरमेंट के टाइम में मिलता है. इन सर्टन केसेस, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आप जो है ये पैसे रिटायरमेंट से पहले भी ले सकते हैं. सो अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो एम्प्लॉय की डेथ के बाद ये मनी उसके लीगल हायर्स को फुल पेमेंट प्रोवाइड कर दी जाती है. सो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं. डिफरेंट टाइप्स के प्रोविडेंट फंड्स होते हैं. सो वी विल डिस्कस इन डिटेल वन बाय वन टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड्स. सबसे पहला आता है हमारा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. इसको हम शॉर्ट में कहते हैं SPF. सेकेंड कम्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RPF. थर्ड कम्स अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं URPF. फिर एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड. इसको शॉर्ट में बोला जाता है PPF. उसके बाद एक लास्ट कैटेगरी है, दैट इज अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड. सुपर एन्युएशन फंड. तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इनके फीचर्स क्या हैं और इनकी टैक्सेबिलिटी कैसे जो है आप डिटर्मिन करोगे. सो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. द फर्स्ट टाइप ऑफ फंड इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. अब इसका फीचर क्या है, ये सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ फंड है. एंड इट स्टार्टेड इन द ईयर 1925 और इसका जो है ये कवर होता है अंडर प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925. अब ये फंड जो है क्यों बनाया गया था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके अमंग्स जो है सेविंग्स को इंक्रीज करना. सो ये स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जनरली कौन मेंटेन करता है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे कि रेलवेज हो गया, वो SPF में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का. RBI के एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ स्कूल्स हैं, कुछ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, लोकल बॉडीज़, इंश्योरेंस कंपनीज, तो ये सारे जो हैं SPF में इन्वेस्टमेंट करते हैं. अब एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूशन लेता है अपने एम्प्लॉय का टुवर्ड्स SPF और उसके बाद दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है इसमें जाता है एंड देन फाइनली जो अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो एम्प्लॉय इस अमाउंट को जो है लेकर जा सकता है. अब हम जो है हर एक तरह के प्रोविडेंट फंड में चार चीज़ें हम जो है डिटेल में स्टडी करेंगे कि हमने एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का क्या करना है, टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करना है आपने. सेकेंड चीज़ आती है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का क्या करना है, क्योंकि अगर दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी हम चेक करेंगे, उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे है. एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. थर्ड चीज़ आएगी आपकी कि अब इसके ऊपर इंटरेस्ट भी क्रेडिट होगा, तो इंटरेस्ट जो लगेगा उसका क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे. एंड फोर्थ इज जब भी एम्प्लॉय इसका रिफंड लेगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा. तो हर एक प्रोविडेंट फंड के हमें ये चार ट्रीटमेंट्स पता होने चाहिए. तो अब SPF के केस में अगर एम्प्लॉय कुछ कंट्रीब्यूट करता है सो ही और शी कैन क्वालिफाई अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन क्लेम कर सकता है.
अब एटीसी की जो डिडक्शन है उसके रिगार्डिंग हमने डिटेल में वीडियो जो है वो देखा होगा आपने, अदरवाइज यू कैन गो टू दी डिडक्शन रिलेटेड टू एटीसी वीडियो। सो अब ये जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होगा ये एटीसी की डिडक्शन में क्वालिफाई करेगा। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एसपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो आपने उसको फुली एग्जम्प्टेड मानना है, मतलब इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे होगा। देन इज अब जो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में लगा, अब जो इंटरेस्ट लगेगा आपके अकाउंट में वो अगर एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन के ऊपर लगा है, दोनों ने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है तो दोनों के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अगर एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट लगा है वो तब टैक्सेबल होगा अगर ये जो इंटरेस्ट है इट इज मोर देन 2,50,000 इन द ईयर। अगर वो इंटरेस्ट 2.5 लाख से ज्यादा हो जाता है तब आप उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, उसको अपनी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। अगर हम कहीं सिर्फ एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, उसको फुली एग्जम्प्ट माना जाता है। अब हमने कहा कि अगर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के ऊपर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट है वो 2,50,000 से एक्सीड कर गया, फिर हम उस अमाउंट को टैक्सेबल करेंगे। बट इन दिस केस ये अमाउंट जो है 5 लाख हो जाती है अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा आपके एसपीएफ में, इफ एम्प्लॉयर इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग। क्योंकि हमने कहा कई केसेस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, कई केसेस में वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो जहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वहां पर आपने चेक करना है जो एम्प्लॉय के बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट लगा, अगर वो 2,50,000 से ज्यादा हो गया इट विल बी टैक्सेबल। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट एग्जम्प्टेड, बट अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा तो हमने क्या कहना है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के इंटरेस्ट के ऊपर तब टैक्स लगेगा अगर वो अमाउंट 5 लाख से ज्यादा होगी। देन जब आप रिफंड लेते हो, रिफंड कैन बी इन बिटवीन और इट कैन बी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तब भी एसपीएफ जो है फुली एग्जम्प्टेड है। तो इट मीन्स स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड का बहुत ज़्यादा कोई हम लोग जो है टैक्स ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। बस आपने ये देखना है कि एटीसी की डिडक्शन में आप क्वालिफाई करो। अगर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, जो इंटरेस्ट है, अगर 2,50,000 से ज़्यादा हुआ तब आपने इसके बारे में जो है टैक्स ट्रीटमेंट करना है। सेकेंड टाइप का जो प्रोविडेंट फंड हमने किया दैट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, दिस फंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने इसको रिकॉग्निशन दी हुई है। तो जनरली ये जो फंड है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स मेंटेन करती हैं, उसमें पैसा डालते हैं, बिजनेस हाउसेज के एम्प्लॉयज इसमें पैसा डालते हैं, बैंक्स के एम्प्लॉयज भी डालते हैं। अब इसका भी टैक्स ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं। वही हम करेंगे, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन उसका क्या करना है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसका क्या करना है, देन कम्स जो हमारा इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ उसका क्या करना है, और जो हम रिफंड लेंगे उसका क्या करेंगे। अब जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होगा आरपीएफ में वो आपने सीधा एटीसी के लिए उसको क्वालिफाई करवा देना है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी एग्जम्प्टेड अप टू 12% ऑफ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉई। तो क्वेश्चन में आपके पास एम्प्लॉय की सैलरी गिवन होगी, उसका 12% निकाल लेना है। जितना आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि एम्प्लॉयर ने इतना कंट्रीब्यूट किया उसमें से आप 12% ऑफ सैलरी माइनस कर देंगे, अगर कोई एक्सेस बचता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। सो इट इज एग्जम्प्टेड अप टू 12% ऑफ द सैलरी। अब यहाँ सैलरी का डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर जब सैलरी आपने लेनी है तो बेसिक सैलरी जो क्वेश्चन में गिवन होगी, डीए लेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट एंटर्स फॉर द सर्विस बेनिफिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और तीसरी चीज हम लेते हैं कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, अगर सेल्स के बेसिस के ऊपर आपको कमीशन मिलती है तो ये तीन चीजें इस सैलरी का पार्ट बनेंगी। तो जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया वो क्वेश्चन में गिवन होगा, आपने 12% ऑफ सैलरी इन तीन चीजों को ऐड करके 12% निकालना है, माइनस कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन दिस केस। अब जो इंटरेस्ट लगेगा हमारा जो इंटरेस्ट लगा हमें एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, तो उसके लिए हम कहेंगे 7.5% ऑफ दिस इंटरेस्ट इज एग्जम्प्टेड। अगर आपको इंटरेस्ट 7.5% से ज़्यादा लगा है तो वो टैक्सेबल, 7.5% तक का इंटरेस्ट जो है वो आपका एग्जम्प्टेड हो जाता है। उसके बाद पॉइंट है कि अगर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है वहां से इंटरेस्ट आया आपको, सेम पॉइंट जो अभी हमने एसपीएफ में किया, 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आपका एक साल में हो गया एग्जम्प्टेड, टैक्सेबल हो जाएगा। 2.5 लाख से कम आपको इंटरेस्ट लग रहा है एग्जम्प्टेड, और ये अमाउंट सेम वही 5 लाख हो जाएगी अगर एम्प्लॉयर आपका आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा। रिफंड के केस में हम कहते हैं
अगर आपने रिफंड लिया पूरा एग्जाम्प्टेड, कोई टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड आपने जिस एम्प्लॉयर से ये जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस करवाई हैं उसकी कंपनी को आपने 5 साल तक नहीं छोड़ा। एटलीस्ट यू शुड हैव वर्कड इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन फॉर 5 years। अगर 5 साल से पहले छोड़ दिया तो फिर टैक्स लग जाएगा आपने जो भी विदड्रॉ की होगी अमाउंट। अदरवाइज रूल ये कहता है कि इट इज एग्जम्प्टेड इन ऑल द केसेस एक्सेप्ट व्हेन एम्प्लॉय लीव्स द सर्विस ऑफ हिज ओन अकॉर्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years। तो ये हो गया हमारा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड। नाउ आवर थर्ड टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब जैसे नाम से पता लग रहा है हमें, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होगा, जिसको कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अपना रिकॉग्निशन नहीं दिया हुआ, अप्रूवल नहीं दिया हुआ। तो इस फंड में भी एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर सकता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, बोथ कैन कंट्रीब्यूट। अब जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है इट इज एडेड इन द सैलरी। अगर आपको क्वेश्चन में नेट सैलरी गिवन है, इसको हमने सैलरी में ऐड करना है। एंड यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये आपका 80C के लिए भी क्वालिफाई नहीं करेगा। सो कंट्रीब्यूशन टू दिस फंड डज नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो जब आपने एम्प्लॉय की इनकम निकालनी है 80C में इसको नहीं डालना है। तो हमने पीछे अभी तक पढ़ा, जितने भी हमने फंड्स पढ़े, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो 80C में क्वालिफाई करता है, बट यहाँ पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 80C में नहीं जाएगा। तो जो भी कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉय ने, यहाँ पर आप एम्प्लॉय कर लो, जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय ने किया है वो उसकी सैलरी में ऐड होना चाहिए। अगर आपको नेट सैलरी गिवन है कि हमने डिडक्ट कर दिया, तो आपने ग्रॉस सैलरी लेनी है, ऐड कर देना है उसको, आपकी सैलरी में ऐड होना चाहिए। और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 80C में से माइनस नहीं किया जाएगा। फिर आता है हमारे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और जो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, दे विल नॉट बी इंक्लूडेड, नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय की सैलरी में आपने इंक्लूड नहीं करना। तो जनरली अगर क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा, यू हैव टू इग्नोर दिस आइटम, कुछ नहीं करेंगे हम, उसका एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड किया ही नहीं जाएगा। सो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन वी विल इग्नोर। इवन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वी विल इग्नोर दैट। इंटरेस्ट को भी आपने कुछ भी जो है उसका ट्रीटमेंट नहीं करना है। बस एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी में होना चाहिए, 80C में भी नहीं लिखेंगे। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट वो भी हम एम्प्लॉय की सैलरी में कुछ भी नहीं करेंगे, कोई ऐड नहीं करेंगे। अब आती है बात कि जब हमें इसका रिफंड मिलेगा, तो अगर जो है रिफंड में आपको अमाउंट आई है वो शो कर रहा है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट, वो हम करेंगे, उतना पोर्शन जो है वो टैक्सेबल होगा। जितना एम्प्लॉयर ने आपको दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा अभी तक, जब आपने उसका रिफंड लेना है वो टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉई जो है उसका, अच्छा ये जो आपने एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन करवाया है उसका इंटरेस्ट हमने का टैक्सेबल हो जाएगा, बट इसमें एक पॉइंट है कि एम्प्लॉई जो है वो रिलीफ के लिए भी जो है बोल सकता है फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1, तो रिलीफ क्लेम कर सकता है। अब बात आती है जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो इसको जो है हमने क्या करना है, एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन को जो रिफंड में ले रहा है इग्नोर करेंगे इसको, पर जो ये इंटरेस्ट आएगा इट विल बी टैक्सेबल अंडर दी हेड अदर सोर्सेज। तो यूआरपीएफ में भी बहुत ज़्यादा काम नहीं है आपका प्रैक्टिकली, 80C में कोई क्वालिफाई नहीं करना, बस एम्प्लॉय की सैलरी में वो पहले से ही ऐड होगा, अगर ऐड नहीं है तो आप उसको ऐड करो। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, इग्नोर। जब रिफंड की बात आएगी तो जो हमने यहाँ पर इग्नोर किया था, बट जब रिफंड की बात आएगी उसके ऊपर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कर रखा है, उसमें इंटरेस्ट भी लगा है, तो टैक्सेबल आ जाएगा। अब एम्प्लॉय जो है इस शेयर के ऊपर रिलीफ क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1। तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि क्यों इग्नोर कर रहे हैं हम इसको, क्योंकि ऊपर हमने कहा सैलरी में ऐड कर दो तो टैक्स लग चुका है, बट जो इंटरेस्ट लगेगा उसको आपने इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर देना है। अब क्या होता है, कई बार जो है ट्रांसफ़र भी किया जाता है। कई बार क्या होता है कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को बाद में रिकॉग्निशन मिल जाती है, आरपीएफ में कन्वर्ट हो जाता है, यूआरपीएफ इज कन्वर्टेड इनटू द आरपीएफ। तो जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का हम बैलेंस निकाल लेते हैं, और जब भी ये फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड होगा, जितना बैलेंस आपके अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में पड़ा है, ऑफ कोर्स ये आपका क्रेडिट बैलेंस होगा, आप ही के पैसे हैं,
तो ये जो है जब रिकॉग्नाइज्ड फंड में ट्रांसफर होगा, इस बैलेंस को हम बोलते हैं ये ट्रांसफर्ड बैलेंस है। तो इन दिस केस फंड विल बी क्रिएटेड आरपीएफ फ्रॉम द डे ऑफ इंसेप्शन। हमने ऐसे मानना है कि ये आरपीएफ शुरू से था, जिस दिन से यूआरपीएफ बना था हम मानेंगे उस दिन से ये आरपीएफ था। और एग्जम्पशंस वगैरह इस फंड के ऊपर, जैसे हमने करा आरपीएफ में 12% की एग्जम्पशन लगती है, इंटरेस्ट के केस में 9.5% की लगती है, वो सारी अब इस फंड के ऊपर लगेगी फ्रॉम द डे ऑफ इंसेप्शन। इट मीन्स हमने ये मानना है कि ये कभी यूआरपीएफ था ही नहीं, ये आरपीएफ ही था। सो इफ एनी फंड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ, तो इसको आपने इस तरह से ट्रीट करना है कि जैसे ये आरपीएफ ही था फ्रॉम द डेट ऑफ इंसेप्शन। हम शुरू से इसके ऊपर 12% और 9.5% वाले जो पोर्शन हैं वो लगाएंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंड के बारे में डिस्कशन करते हैं हम अब, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में देखो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है, ये आपकी मर्जी का फंड होता है। ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स हैं ये आप बैंक्स में जाके खुलवा सकते हो, और ये आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय खोलता है, एम्प्लॉयर को पता भी नहीं होगा कि आपने पीपीएफ भी खोल रखा है, तो अपनी मर्जी से एम्प्लॉय ने खोला है, तो इसमें एम्प्लॉयर कभी कंट्रीब्यूट नहीं करता, ओनली एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब इसका क्या होता है पीपीएफ में कि ये 15 इयर्स का इसमें लॉक इन पीरियड होता है कि आपको 15 साल तक पैसे डालने हैं। आफ्टर 15 इयर्स यू कैन विदड्रॉ द मनी, बट कोई इमरजेंसी है इन बिटवीन ऑल्सो यू कैन विदड्रॉ द मनी, बट उससे आपका इंटरेस्ट पे थोड़ा सा इफेक्ट होगा, इंटरेस्ट कम मिलेगा आपको। और अगर कोई लोन लेना चाहते हैं वो भी आप पीपीएफ के ऊपर लोन ले सकते हैं। अब ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड का फीचर क्या होता है कि इसमें हर साल आपने मिनिमम 500 रुपीज़ डालने हैं, दिस इज द मिनिमम लिमिट, एंड 1,50,000 इज द मैक्सिमम लिमिट। इसके बीच में आप कोई भी पैसे डाल सकते हो, बट मिनिमम 500 हर साल डालना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका पीपीएफ जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब जो एम्प्लॉई ने खुद ही डाला है, एम्प्लॉयर को तो पता ही नहीं है, आपने खोल भी रखा है, तो जो एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो एटीसी में क्वालिफाई करेगा। और जो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर आप जब इसको मेच्योरिटी पे इसका रिफंड लोगे, तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, फुली एग्जम्प्टेड है। सो एम्प्लॉय को बेनिफिट होता है कि आपको एटीसी का डिडक्शन बड़े आराम से मिल जाता है इस केस में। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में सिर्फ आपको जब क्वेश्चन में दिया होगा तो आपने इसको एटीसी के लिए क्वालिफाई करवा देना है। देन नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड इज अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। अब ये क्या होता है, ये एक अप्रूव्ड फंड है, सुपर एन्युएशन फंड। इसमें भी क्या है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, और इसमें जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस कैन बी मेड बाय बोथ द पार्टीज। तो इट इज़ लाइक अ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो हर मंथ के एंड में आपकी सैलरी में से जो है वो मनी डाली जाएगी, एंड यू कैन विदड्रॉ इट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब इसमें भी सेम पॉइंट्स हैं जो हमने पहले किए हुए हैं, लाइक आरपीएफ। एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो एटीसी में क्वालिफाई करेगा। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा ये जो है एग्जम्प्टेड रहता है टिल ₹7,50,000। अगर आपने एक साल में 7,50,000 तक डाला एग्जम्प्टेड है, अगर इससे ज़्यादा अमाउंट हो गई तो इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। और ये जो 7,50,000 है ये आपका आरपीएफ, एएसए जो हमने अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड कहा, प्लस अगर एनपीएस में जाते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में, ये सब जो है टोटल अमाउंट मिलाकर इट शुड बी मैक्सिमम 7,50,000। अगर इससे थोड़ा सा भी एक्सीड कर गया देन इट विल बी टैक्सेबल। अब बात आती है इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा आपको, तो इंटरेस्ट जो इसके ऊपर लगता है दैट इज ऑल्सो एग्जम्प्टेड, कोई टैक्स नहीं है उसके ऊपर। उसके बाद आता है रिफंड। रिफंड का ट्रीटमेंट वही जो हमने कर लिया है, अगर आरपीएफ है, यूआरपीएफ है, एसपीएफ है, तो इनमें से जिस जिस तरह का फंड होगा उस तरह से जो है हम उसकी पेमेंट करेंगे। बस इसमें आपने ये देखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में सुपर एन्युएशन फंड में बताया कि पैसे डाले हैं, तो एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है वो एटीसी में क्वालिफाई करेगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर 7.5 लाख से किसी ईयर में इंक्रीज हो जाता है, ओनली देन इट विल बी टैक्सेबल। So this was all about all the provident funds to be discussed under the head salaries. अब इसके साथ का हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम ऑफ एनुअल एक्रीशन
टू आरपीएफ इफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। अब आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है, आपने आरपीएफ की फुल फॉर्म हमने करी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो आपने इसके अकॉर्डिंगली निकालना है कितनी अमाउंट पे टैक्स लगेगा। देखो सबसे पहले आपको गिवन है पे 40,000 पर मंथ की, फिर गिवन है कमीशन रिसीव्ड बाय हिम ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 13% ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इज 12%। तो जो हमने पीछे प्रोविजंस करी थी उसमें इसका पॉइंट हमने करा था, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा आरपीएफ में वो टैक्स तब लगेगा जब इफ इट इज मोर देन 12% ऑफ सैलरी। इंटरेस्ट के लिए हमने पॉइंट किया था, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स तब लगेगा इफ इट इज मोर देन 9.5%। ये दो चीजें आपने याद रखनी है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए। अब देखो ये हमने लिखा 12% ऑफ सैलरी, सैलरी का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर जब सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे तो आपने याद रखना है सैलरी मीन्स बेसिक पे या बेसिक सैलरी वर्ड लिखा हो सकता है, प्लस डियरनेस अलाउंस, DA बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, DA ब्रैकेट में लिख लो इफ एंटर्स, प्लस कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर मीन सेल। कमीशन दो तरह की होती है, ये हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था, एक होती है फिक्स्ड कमीशन जब आपको फिक्स पैसे मिलते हैं, एक होती है टर्नओवर के बेसिस पर जितनी आप सेल बढ़ाएंगे उतने उतने पैसे मिलेंगे। तो सैलरी का ये मतलब है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोविडेंट फंड, आप ऊपर लिख लेना मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ पीएफ, वी विल टेक बेसिक पे, वी विल टेक डियरनेस अलाउंस एंड वी विल टेक कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। अब देखो इसका हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, क्वेश्चन कह रहा है 13% ऑफ द सैलरी। अब सैलरी चाहिए मुझे, तो आप वर्किंग नोट में सैलरी के लिए नोट बनाओगे, सैलरी का मतलब है बेसिक पे, बेसिक पे आपको गिवन है 40,000, अब 40,000 पर मंथ गिवन है तो हमने साल की ले लेनी है, 4,80,000 प्लस डियरनेस अलाउंस, क्वेश्चन में डियरनेस अलाउंस नहीं दिख रहा तो नहीं डालेंगे, कमीशन रिसीव्ड बाय हिम ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ये हमें गिवन है 1,36,000 की कमीशन है, तो ये मेरी सैलरी बनेगी, इसका टोटल कर लेंगे, $616,000, इसका 13% निकालेंगे 80,080। अब इतना उसने कंट्रीब्यूट किया, हमारा प्रोविजन कहता है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% तक एग्जम्प्टेड है, तो यहां से लिखेंगे माइनस एग्जम्प्टेड 12% ऑफ सैलरी, ये आता है 73,920। अब जितना एक्सेस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो एक्सेस कम्स आउट टू बी 6160, जितना कंट्रीब्यूशन होगा 12% ऑफ सैलरी विल बी एग्जम्प्टेड। अब चलते हैं इसके इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट देखो उसने क्रेडिट करा है टू आरपीएफ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ लिखेंगे 64,000, अब ये 64,000 12% है, माइनस लिखेंगे एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड होता है 9.5%, तो यहां से मुझे निकालना पड़ेगा 64,000 अगर 12% है तो 9.5% कितना आता है, ये आता है 50,667। इन्होंने ये जो आंसर दिया हुआ है ये टोटल करके दिया हुआ है, तो मुझे अगर टोटल निकालना है, टोटल टैक्सेबल पोर्शन कितना होगा, तो 6160 प्लस 13,333 19,493,